बराबर वसूली सरकार। ये बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है। वाकई मोदी सरकार वसूली भाई ही बन चुकी है। 2 महीने बाद बजट है, 2 महीने नहीं बल्कि 1 महीने बाद। ये दिसंबर का महीना बीत रहा है और 31 तारीख से बजट सेशन शुरू होना है, 31 जनवरी से। और सरकार चाहती तो थोड़ा रुक सकती थी, 1 महीने की बात है, 1-1.25 महीने की बात है, लेकिन उसे लोगों की जेबें काटकर अपनी और अपने दोस्तों की तिजोरी भरनी है। ध्यान दीजिए कि आपकी कमाई भले बढ़े ना बढ़े, आपको भले घाटा हो, लेकिन बीजेपी को अब भी हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाई थी, याद होगा आपको, ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। तो लगा कि अब चुनावी चंदे के नाम पर अंधाधुंध जो कमाई हो रही है वो खेल बंद हो जाएगा, उस कमाई का खेल बंद होगा। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट ही बता रही है, और वो रिपोर्ट क्या है, वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा पहुंच रहा है। अगर सारे राजनीतिक दलों को कमोबेश एक जैसा चंदा मिलता तब भी किसी गड़बड़ी की बात नहीं होती, किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं दिखती। लेकिन कमाल देखिए कि जो चंदा मिला है 24 से 25 में इस साल, उस चंदे में 82% केवल बीजेपी को चंदा मिला है और 8% कांग्रेस को। कहां 82, 82%, कहां 8%, दोनों में फर्क देखिए। और बचा हुआ जो 10% है उसमें बाकी दलों की हिस्सेदारी है। 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 3,811 करोड़ रुपए दान किए, 3,811 करोड़, जबकि पिछले साल 1,200 करोड़ था, वो 3 गुना बढ़ गया, 3,811 करोड़ दान दिए, जिसमें केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। देख लीजिए, 82% जो बता रहा हूं। इसके बाद बीजेपी हर राज्य में 5 स्टार कार्यालय बनाए तो क्या आश्चर्य है। और ये जो ट्रस्ट हैं, इसमें पैसा कॉर्पोरेट्स घरानों के ही आ रहे हैं। बदले में बीजेपी SIR करवाने या मनरेगा खत्म करने और अरावली की पहाड़ियों में, जो दिल्ली से लेकर उधर राजस्थान गुजरात तक फैला हुआ है, ये अरावली में माइनिंग की अनुमति के रास्ते खोलती है ताकि मुनाफाखोरी का काम चल सके और गरीब इतने कमजोर हो जाएं कि वो अपने हक की आवाज भी न उठा सके। इसके बाद मोदी चुनावी राज्यों में घूम घूम कर इतिहास को मनमाना पेश करते हुए बताते हैं कि कांग्रेस देश के लिए कितनी बुरी थी। आज ही असम में थे नरेंद्र मोदी, और असम में मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में था ही नहीं, बल्कि असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश कांग्रेस ने रची थी। देखिए कहां से कहां मोदी के इस झूठ पर, जी हां, मोदी के इस झूठ पर असम कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए सच्चाई बताई है। जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि कोई प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है। केंद्र और पूर्वोत्तर में कांग्रेस की सरकारें असम व संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में शांति लेकर आई थी। असम अकॉर्ड हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स विश्वास के साथ भारत का अभिन्न हिस्सा बने, वर्षों का नस्लीय संघर्ष दूर हुआ। यह सब कांग्रेस के राष्ट्रहित के कार्यों से संपन्न हुआ। बीजेपी के शासन में मणिपुर कई सालों से अस्थिर है, वहां स्थानीय समुदायों में तनाव चरम पर है। इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के नेता अपने मैप में पूर्वोत्तर को बांग्लादेश का हिस्सा बता रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हमारे देश में घुसपैठिए लगातार बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी नाकामी पर भी शर्म नहीं आती इस सरकार को। यह बात कह रहे हैं जितेंद्र सिंह अलवर। आपको याद दिलाऊं दोस्तों कि कल मोदी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधा था और आज असम में उन्होंने यही दांव चला है। लेकिन अब विपक्ष भी चुपचाप मोदी के हमले नहीं सह रहा है और जमकर इसका जवाब दे रहा है। अभी अरावली में खनन की इजाजत के लिए जो खेल सरकार ने खेला है, उस पर तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सब विरोध में उतर आए हैं। अशोक गहलोत ने इसमें एक बयान दिया है। अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, जरा सुन लीजिए। फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था 16 फरवरी को, 3 दिन में ही 19 तारीख को ही 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जो 100 मीटर की रेंज में माना गया था अरावली को। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर उसी परिभाषा को जो खारिज हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में,
स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर, भाजपा की स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उसी को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले गए। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी, आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा, उत्तर भारत में क्या होगा, वो कल्पना के बाहर की बातें हैं। तो एक गंभीर मसले पे यहां पर अपनी बात रख रहे थे अशोक गहलोत, और कैसे दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात तक सब तरफ हाहाकार मच जाएगा, इकोलॉजिकली पूरा का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा और खासकर दिल्ली एनसीआर की हालत और भी खराब हो जाएगी। अरावली में 100 मीटर तक, अरावली में जो पहाड़ी है उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद वहां खनन का आदेश यहां सरकार देना शुरू कर दी। खनन करवाएंगे आप, पहाड़ जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या? फिर डेजर्ट हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ये एरिया जो है वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ फिर वही स्थिति होगी जो स्थिति राजस्थान के कुछ एरिया में है। गहलोत से पहले सोनिया गांधी भी इस महीने के शुरू में एक लेख लिख चुकी हैं कि अरावली के लिए डेथ वारंट जारी हो चुका है। यानी सब लोग कह रहे हैं कि 100 मीटर की ऊंचाई को पहाड़ मानने का पैमाना गलत है और इससे भयंकर नुकसान होगा। तब भी मोदी को कोई चिंता नहीं है, वो चुनावी राज्यों में अपना खेल कर रहे हैं। इसी तरह मनरेगा को खत्म करके जी राम जी को कानून बनाने के बाद भी अब बड़े नुकसान की आशंका विपक्ष जता रहा है। कानून बनाने के बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही जी राम जी जो विधेयक है जो पास हो चुका है दोनों सदनों से, उस पर राष्ट्रपति महोदया ने सिग्नेचर कर दिया है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति महोदया ने भी नहीं सोचा कि मनरेगा को खत्म करके जो नया कानून लाया गया है उसका देश पर क्या असर पड़ेगा, किस ढंग से देश को बर्बादी की कगार पर ले जाया जा रहा है, उसका एक नमूना है जी राम जी कानून जो लेकर आया गया है। लेकिन राष्ट्रपति महोदया की मोहर के साथ यह कानून बन चुका है। तो आने वाले दिनों में इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की विपक्ष तैयारी कर रहा है और यह शायद जरूरी भी है। सरकार की चापलूसी करने वाले कुछ पत्रकारों को लगता है कि लोकतंत्र को गलत बताकर मनमाने फैसले लाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके वो भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़े पत्रकार साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहां काम बहुत आसानी से हो जाता है, सरकार जैसा चाहती है उस हिसाब से कानून लेके आती है और डेवलपमेंट खूब अधिक होता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ पर कई हर्डल्स हैं और इसलिए ये लोकतंत्र जो है वो खराब है। लोकतंत्र के अंदर जो कमियां हैं वो गिनाने की कोशिश, अपने ढंग से कमियां निकालना, अपने ढंग से गिनाने की कोशिश। लेकिन इस पत्रकार महोदय को पता नहीं कि डिक्टेटरशिप क्या है। इस पत्रकार महोदय ने उस समय वो पैदा नहीं हुए थे, उनको नहीं पता कि जो 20वीं सदी में जो डिक्टेटर्स पैदा हुए उन लोगों ने देश को किस दिशा में लेके वो लोग गए, देश की क्या हाल हुआ। खैर, ये सब सत्ता के पुजारी हैं दोस्तों, चाहे वो पत्रकार हो या कोई और हो। और इन सब के बीच मोहन भागवत ने भी कहा है कि शक्ति ही जरूरी है। सत्ता और शक्ति, सत्ता के लिए शक्ति चाहिए, सच को किनारे लगाया है।
सत्य की जगह शक्ति की बात की मोहन भागवत ने, और वो भी अंडमान निकोबार में। लेकिन आज मोहन भागवत थे कलकत्ता में मोहन भागवत ने आज राहुल गांधी के कुछ बयानों पर अघोषित तौर पर अपनी बात रखी है। लेकिन मोहन भागवत के इसी सच और शक्ति, सच बनाम या सत्य बनाम शक्ति राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, और वो भाषण उन्होंने 14 तारीख को दिया था रामलीला मैदान में। भागवत के इसी बयान का जिक्र राहुल गांधी ने जर्मनी में भी किया था कि हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी पूरी संस्कृति सत्य पर आधारित है। आप किसी भी धर्म को देख लें, मूल रूप से वे यही कहते हैं कि सत्य का पालन करो। कांग्रेस, महात्मा गांधी और आप सभी, मतलब हम सब, हम भारत के सत्य की रक्षा करते हैं। आरएसएस ऐसा नहीं करता। ये बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे। इन्होंने ये बात कही है जर्मनी में, और राहुल से ऐसे हमले की उम्मीद शायद भागवत को नहीं रही होगी। वैसे अब उन्होंने कोलकाता में जो बोला है, इशारों में जो सफाई दी है, उसमें मोहन भागवत ने कहा है कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखने की कोशिश ना करें। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ को समझना है तो संघ यानी आरएसएस को ही देखना पड़ता है, उसे अनुभव करना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मोहन भागवत भी ये समझ रहे हैं कि विपक्ष के विरोध को बीजेपी ज्यादा वक्त तक संभाल नहीं पाएगी, इसलिए अभी से वो संघ को बीजेपी से अलग कर रहे हैं। लेकिन क्या भागवत की सफाई से बीजेपी की मुश्किलें कम होंगी? ये एक बड़ा सवाल है। संघ आखिर क्यों बीजेपी से किनारा कर रहा है? और दूसरी तरफ विपक्ष के निशाने पर कैसे लगातार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? इन सब की चर्चा करते हैं। आज रविवार का दिन है, आराम से कई लोग अपनी छुट्टियां मना रहे होंगे। दिल्ली और एनसीआर के आसपास ठंड का आलम है, पहाड़ों पे बर्फबारी है, और इन सब के बीच मौसम कहीं खुशनुमा है, और इन सब के बीच गर्मा गर्म खबरें लेकर हम यहां मौजूद हैं। हमारे कुछ साथी इस पर अपने विश्लेषण के लिए मौजूद हैं। चलिए हमारे तमाम साथियों से आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आप ही के पास। अमलेंदु जी, शुरुआत करते हैं, जरा धीरे धीरे उल्टे क्रम में चलते हैं। पहले आरएसएस की बात करते हैं, और सबसे आखिर में आरएसएस की चर्चा। मोहन भागवत साहब आज कलकत्ता में कई सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश के हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। कुछ चीजें सरकार काम करती है, कुछ धरातल पे आता है, कुछ धरातल पे नहीं आता है। और उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उस मस्जिद से राजनीति हो रही है, और हमने एक मस्जिद की जगह पे ऑलरेडी मंदिर बना लिया, दोबारा ये विवाद खड़ा ना हो। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, यानी अलग से वो धमकी भी दे रहे हैं कि मस्जिद बनने के बाद हम फिर से इस मस्जिद को भी ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसको अगर पूरे ढंग से पढ़िए, देखिए तो। कलकत्ता से हमारे साथी प्रफुल्ल जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आऊँगा, वो भी अपनी बात रखेंगे और फर्स्ट हैंड जानकारी देंगे प्रफुल्ल जी। लेकिन अमलेंदु जी, इन सब के बीच राहुल गांधी जो लगातार आरएसएस और बीजेपी को जोड़ते हैं, इस पर मतलब इशारों में सफाई दी है इन्होंने कि आरएसएस अलग है। आरएसएस का काम जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है। कैसे देखा जाए? एक तो राजीव जी, जब मोहन भागवत या कोई भी भागवत हो, जब वो कहते हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो सफेद झूठ बोलते हैं। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संगठन ही है और उसका संस्कृति और धर्म से कोई लेना देना नहीं। आरएसएस की काली टोपी से लेकर राजीव जी उनका हाफ पैंट अब जो फुल पैंट में बदल गया है उस तक, और उनके जूते तक, और जो चमड़े की बेल्ट होती है उस तक कुछ भी भारतीय नहीं है, कुछ भी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, कुछ भी धर्म का हिस्सा नहीं है। वो शुद्ध राजनीति करते हैं और अपने आप मुखौटा जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया हुआ है। पहले जनसंघ को बनाया हुआ था, और जनसंघ जब खत्म हो गया तो उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पैदा कर ली। बीच में जनता पार्टी में घुसे थे कि उसके कब्जा करेंगे, वहां कब्जा नहीं कर पाए,
वहां राजनारायण जो थे वो कूद पड़े बीच में, तो फिर वहां से निकलना पड़ा। वहां से निकले तो फिर भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी को मुखौटे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो राजीव जी बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि साहब आरएसएस केवल सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है ही नहीं, संस्कृति से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा, मोहन भागवत को हिंदुओं का ठेकेदार किसने बना दिया? भाई आप कहां से हिंदू हो गए? आपके बारे में तो अभी यही है कि आप लोग जो है वो मूलतः यहूदी हैं, ये भी कहा जाता है इनके बारे में। तो अब ये बताएं कि यहूदी हैं कि नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं वो ये चलती हैं कि ये यहूदी हैं, ये हिंदू नहीं है। तो बहुत से बातें जो मोहन भागवत कहते हैं उस पर ऊपर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन राजीव जी सवाल ये कि मोहन भागवत एक तो अभी बचाव करने क्यों उतर पड़े, भाजपा से अपने को अलग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी से इतने ज्यादा संबंध खराब हो चुके हैं कि अब नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाने के लिए अब ये भी कहना पड़ जाए कि भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है? अगर ऐसा है आपका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है तो फिर करो फिर भाजपा के खिलाफ संघर्ष। अपने स्वयं सेवकों को, नरेंद्र मोदी को भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतार दो कि नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं, आरएसएस नहीं चाहता देश बिके, तो आरएसएस जो संघर्ष कर रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन तब तो आप कूद के आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर संघ कमान संभाल लेता है, बताया जाता है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां संघ ने कमान संभाल ली भाजपा की। भाई क्यों आप संभाल लेते हैं फिर कमान भाजपा की? अगर आप राजनीतिक संगठन नहीं है और आप राजनीति नहीं करते हैं, आप सांस्कृतिक संगठन है, तो देश में किसी की भी सरकार रहे आपको क्या असर पड़ता है? तो ये राजीव जी कुल मिलाकर जो है वो मोहन भागवत सफेद झूठ बोलते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से वो धमकी देने पर उतर आए कि साहब वो एक मस्जिद हम मतलब हमने तो वहां मंदिर बना लिया। ये एक तो ये कि जो प्यादा जिसने वहां बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की है वो तो इन्हीं का प्यादा है। वो जो वहां जो टीएमसी से निकाला गया है हुमायूं कबीर, तो उसने घोषणा की है, उसी ने की है। तो उसको किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने या किसी भी मुस्लिम संगठन ने अपना समर्थन दिया ही नहीं। सबने कहा है कि भाई ये किसी बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं हो सकती। आप मस्जिद बनाइए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, मस्जिद बनाइए, लेकिन आप जो जिसका फैसला आ चुका है उस पर आप क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात राजीव जी, वही बाबरी मस्जिद तो नरेंद्र मोदी बनवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार बनवाएगी। जहां राम मंदिर बना है वही उसके बराबर में बनेगी। तो जब बनेगी तब बनेगी, तो नरेंद्र मोदी बनवाएंगे या जो भी सरकार होगी वो बनवाएगी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि हमने वहां मंदिर बना लिया? अरे आप कौन? तो मंदिर बनाने वाले तो आप बना लेते 50 साल पहले। आपकी अगर इतनी ताकत थी तो आपने 50 साल पहले क्यों नहीं बना ली? तो ये राजीव जी, और फिर उसके बाद आपके जिन काल सेवकों ने बाबरी मस्जिद शहीद की थी, वो सब जो थे अदालत में जाके कहते रहे कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। आडवाणी जी तक कहते रहे कि हमने नहीं किया। बड़ा उनका हृदय जो था वो डूबा जा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी का हृदय डूबा जा रहा था 6 दिसंबर 1992 की रात को, कि भाई ये तो जो है बहुत गलत हो गया। तो ये राजीव जी असल में ये आरएसएस जो है सुबह से शाम तक इनके पास एक ही काम है, झूठ बोलना और झूठ बोलना। झूठ के अलावा ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ये जो कुछ भी बोले समझ लीजिए ये उसके पीछे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने वाले हैं। तो ये राजीव जी एक तरीके से देखा जा सकता है। तो अब जो ये संघ जो है जो बीजेपी से किनारा कर रहा है, इसके पीछे सीधी सीधी बात यही लगती है कि नरेंद्र मोदी से शायद संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सीधे सीधे चुनौती जो है आरएसएस को राजीव जी दे दी है। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो था वो एक अखबार में इंटरव्यू छपा था जेपी नड्डा साहब का कि हमको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है जी। तो ये जो छपा उनका जो उनका इंटरव्यू जो था, तो इंटरव्यू उनका जो वो साफ तौर पे एक तरीके से आग दिखाने वाला था मोहन भागवत को। और उसके बाद फिर जो मोहन भागवत बताते रहे कि लोग जो है खुद को क्या नॉन बायोलॉजिकल समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं। तो ये अब नरेंद्र मोदी से अगर संबंध खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी से संबंध खराब हो गए। आखिर मोहन भागवत बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री आरएसएस से क्यों जाता है? क्या भाई के कम्युनिस्ट पार्टी में भी आपका संगठन मंत्री जाता है? क्या कांग्रेस में भी आरएसएस से संगठन मंत्री जाता है? नहीं जाता है। तो बीजेपी में ही आपका संगठन मंत्री क्यों जाता है? तो मोहन भागवत साहब झूठ बोलते हैं तो बोले, लेकिन इसके साथ मोदी जी की तरह थोड़ा लंबा झूठ बोले। इतना छोटा झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है जो पकड़ लिया जाए? दूसरा, आप राजनीतिक संगठन नहीं है तो आप मजबूरी में हैं, क्योंकि आप राजनीतिक संगठन हो नहीं सकते हैं। सरदार पटेल ने आपको इतने डंडे लगाए थे, लिखवा लिया था आपसे कि आप जो है वो सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, आप जो है राजनीति नहीं कर सकते। तो आपका वो बॉन्ड रखा हुआ है। तो इसलिए ये सारी बातें करते हुए मोहन भागवत नजर आए। कुल मिलाकर झूठ और झूठ और झूठ पर झूठ जो आरएसएस का काम है
वही बड़े पैमाने पर करते हुए मोहन भागवत नजर आए राजीव। जी, प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और चर्चा में बहुत कुछ है, किराया भी बढ़ा दिया गया है, ये भी है। सिर्फ जानकारी के लिए कि रेलवे का किराया, बजट है अगले महीने की आखिरी तारीख को, जनवरी 31 को, और देखिए 1 फरवरी को बजट है। और देखिए स्थिति ऐसी है कि अभी बहुत हड़बड़ी में किराया बढ़ा दिया गया। चलिए, किराए की बात और बाकी बातें बहुत सारी हैं। नरेंद्र मोदी को पूर्वोत्तर में असम जो है आज याद आ रहा है चुनाव के समय, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलवाने की साजिश रची थी कांग्रेस ने। ये भी है, वो बाइट भी सुनाऊंगा। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, उस फैसले के खिलाफ तमाम विपक्षी दल अब सड़कों पे उतरने वाले हैं। मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया, और जी राम जी या विकसित भारत ग्राम जी, जो भी कहिए, किस ढंग से कौन कहता है, थोड़ा वो एक कवच तैयार किया गया है विकसित भारत ग्राम जी का, वो भी है। और उसको अब कानून का दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्रपति महोदया ने उस पर साइन कर दिया है। तो बहुत कुछ, लेकिन इन सब के बीच मोहन भागवत को आज सफाई देनी पड़ रही है कि हमारा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, संघ का काम अलग है और संघ अपने हिसाब से काम करता है। बहुत कुछ सरकार करती है। हम चाहते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उस पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, और ये सारी बातें कलकत्ता में कर रहे हैं। प्रशांत जी, आखिर ये क्यों कहना पड़ रहा है मोहन भागवत को कि हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं? जो अभी अमलेंदु जी सवाल उठा रहे थे, बहुत वाजिब सवाल उठा रहे थे, तो फिर इधर क्यों झांकते हैं आप? पॉलिटिक्स में क्यों झांकते हैं? आपके कार्यकर्ता बीजेपी के लिए प्रचार तंत्र बन के क्यों घूमते हैं? और क्यों अखबारों में ये छपता है चुनाव के समय कि ड्राइंग मीटिंग, क्या ऐसी कुछ था ना, ड्राइंग हॉल मीटिंग, कुछ ऐसे ही था, सुने होंगे प्रशांत जी। आपने सवाल भी उठाया था कि आपके घर तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं ये लोग, जब ऐसा नहीं है? और सबसे बड़ी चीज कि यहां सत्य बनाम शक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी यही बात जर्मनी में कह रहे हैं कि हमारे यहां ये चल रहा है। गांधी के सच को, गांधी के सत्य के प्रयोग को आप किनारे लगाने के लिए, गांधी को मिटाने के लिए सत्ता और शक्ति की बात कर रहे हैं। बर्दाश्त करेगा क्या हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी? और इसमें से एक महान पत्रकार साहब हैं, उनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, उनको डिक्टेटरशिप पसंद है। क्योंकि डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में, ये जो कानून, ये जो नए नए विधेयक आ रहे हैं, उसको पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको संसद में रखने की जरूरत नहीं है, विपक्षी दलों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। वो तो जैसा चाहेगा तानाशाह वैसा कर लेगा। तो तानाशाह चाहिए पत्रकार महोदय को। ये देश उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन बात मोहन भागवत, आरएसएस बनाम बीजेपी। देखिए, आरएसएस बनाम बीजेपी नहीं है, ये दोनों एक साथ मिल के लूट कर रहे हैं। और ये मिली भगत है, और ये गुड कॉप बैड कॉप का खेल है कि कभी कोई लूटता है, कभी कोई लूटता है। और आरएसएस 100 साल के होने के बाद भी एक अराजक संस्था है, और उसने कभी भी आज तक उसको समाज में स्वीकार्यता नहीं है। अभी आरएसएस के लोगों को मैं पिछले दिनों चर्चा कर रहा था कि सबको घर घर जाने का उनको प्रोजेक्ट मिला है, किसी के घर नहीं जा पा रहे हैं ये लोग, अपने ही लोगों के घर जाते हैं। कोई भी आरएसएस के व्यक्ति को अपने जिसके घर में महिलाएं हैं और लोग हैं, वो आरएसएस के लोगों को अपने घर पे घुसने नहीं देता, दरवाजे में ही बात करता है। इनकी अभी भी समाज में स्वीकार्यता नहीं है, और इसीलिए ये तमाम लोगों को, कभी शशि थरूर को, कभी प्रणब मुखर्जी को, कभी किसी और को, ये इनवाइट करते रहते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ आप व्याख्यान दीजिए। वो समाज में स्वीकार्यता के लिए, उनकी अभी भी स्वीकार्यता नहीं है। और ये ब्राह्मणवादी
जो नीतियों के लिए ब्राह्मणों की एक संस्था है, वो भी पुणे के ब्राह्मणों की, मतलब जिसको कहते हैं वो क्या है, कोई खास नाम है इनके ब्राह्मण, जो इनके सारे नेता होते हैं, जो बोइया को छोड़ के सब चित्त पावन ब्राह्मण। तो ये चित्त पावन ब्राह्मणों की एक संस्था है जिसका उद्देश्य केवल और केवल इस देश में ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की स्थापना करना है और देश में अराजकता फैलाना है। गांधी जी की हत्या से लेकर और अभी तक और आज़ादी के पहले भी जो इनका रोल था कि मुस्लिम, इनके पहले के जो अवतार थे वो मुस्लिम लीग के साथ आप सरकारें बनाई हैं। देश के विभाजन में लोगों का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के जनक यही लोग हैं, इसी विचारधारा से निकला है वो। तो ये अराजक संस्था है और इसका कोई जवाबदेही नहीं है। अभी आज तक उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। सरदार पटेल ने जब इनको बैन किया और उसके बाद बैन उठाया तो इनको शर्तें रखी इनके सामने कि आप तिरंगे को मानोगे, आप भारत के संविधान को मानोगे, आप अपना संविधान बनाओगे और आप घोषित करोगे कि आप राजनीतिक संस्था नहीं हुई। सब क्यों कहा था पटेल ने? इसलिए कहा था क्योंकि पटेल जानते थे कि ये कितने अराजक हैं और यही काम ये अब कर रहे हैं, इसलिए इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी वजह सबसे चिंता की दो बातें हैं राजीव जी। एक, अभी तक तो हम नरेंद्र मोदी को ये जान रहे थे कि वो पिछली सरकारों के बनाए हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सरकारी संस्थान दे रहे थे। अब ये अपने मित्रों के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला भी तैयार कर रहे हैं, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। आपने दुनिया में कोई ऐसा सुनी सरकार की कोई पर्वत श्रृंखला जो है वो पूरी की पूरी और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो पूरे उत्तर भारत का इकोलॉजी को बैलेंस करती है, जो उसको आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए इंतजाम कर रहे हो, उसका उसकी परिभाषा बदल रहे हो। उसकी आपने बनाए अरावली पर्वत, आरएसएस ने बनाए हैं। किसने बनाए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाए। किसने बनाए अरावली पर्वत? ये बिलियंस ऑफ ईयर्स के बने हुए अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये जो इस सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा नहीं दी है, ये सरकार की का प्रस्ताव है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, उस पे मोहर लगाई है, वो भी शर्तों के साथ जी। तो ये तो प्रस्ताव तो सरकार का था। और अच्छी बात यह है राजीव जी कि राजस्थान के तमाम युवा वीडियो बनाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर, और अरावली के खिलाफ एक पूरा राजस्थान में माहौल खड़ा हो गया है। वो जीवन शैली का हिस्सा है, वहाँ लोक कथाएं हैं, वहाँ के जीवन शैली का, संस्कृति का हिस्सा है अरावली। वो केवल पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो ये कितनी, इससे लगता है कि इनको इस देश से प्यार है भी कि नहीं, कि अगर आप पर्वत श्रृंखला देते, अभी तक तो आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दे रहे थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट दे रहे थे, आप पर्वत श्रृंखलाएं भी दे रहे हैं। कल आप जो है नदियां और झील और समंदर दे देंगे मित्रों को अपने। तो बहुत ही किस प्रकार के लोग हैं ये, इस देश की सत्ता में आ गए हैं SIR के जरिए, ये भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा कि अभी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसकी चर्चा आपने की, इलेक्टोरल बॉन्ड जब से बंद हुए हैं और अब वो नए तरीके से फिर से वो चालू हो गया ट्रस्ट के जरिए, 200% का इजाफा हुआ है। तो अगर इस देश के कुछ कॉरपोरेट्स, जिनका अधिकांश समय विदेशों में बीतता है, जिनके खुद की पढ़ाई और अपने बच्चों की पढ़ाई विदेशों में करते हैं, यहाँ का कमाया हुआ पैसा विदेशों में ले जाते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, भारत में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की डेटा और फिगर निकालेंगे तो आपको शर्म आएगी कि इस देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, लगातार गिरावट है उसमें।
तो ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 लाख करोड़ 7 लाख करोड़, रूस से सस्ता तेल मंगा के प्रॉफिट कमा रहे हैं, सरकार के जनता के जी को इस्तेमाल, इन लोगों को इस देश की मिट्टी से, इस देश के भूमि से कोई प्यार नहीं है। और ये अगर 82% चंदा सिर्फ बीजेपी को दे रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी पे क्यों आरोप लगता है कि राहुल गांधी कॉर्पोरेट विरोधी हैं? राहुल गांधी कॉर्पोरेट विरोधी क्यों ना हो? और ये कॉर्पोरेट ये सोच रहा है कि अगले 500 साल तक मोदी जी जीवित रहेंगे और मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। विपक्ष अगले 500 साल तक सत्ता में आएगा ही नहीं, और विपक्ष जब भी सत्ता में आएगा वो इनके खिलाफ नीतियां बनाएगा, जनता के पक्ष में, लोक हित में नीतियां बनाएगा, इनकी जवाबदेही पैदा करेगा, इनके खिलाफ जांच बिठाएगा। तो ये किस मुंह से कहेंगे? आपने तो इस देश के विपक्ष को ये तय कर दिया ना कि आप विपक्ष जो है वो एंटी कॉर्पोरेट नीतियां बनाए। कॉर्पोरेट के पास अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अगले 500 साल तक सत्ता में रहने वाली है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे कामों के हिमायती हैं, चाहे वो किसी के कपड़े खींचे मुख्यमंत्री, किसी महिला के, चाहे वो लिंचिंग करें, चाहे वो उपद्रव करें, कॉर्पोरेट उनके साथ है, उनका मीडिया उनके साथ है। ये बड़ी स्थिति जो है बड़ी भयावह है, और देश की जनता को तय करना है कि ये कॉर्पोरेट कौन लोग हैं जो 3000 करोड़ रुपए बीजेपी को दे रहे हैं, और उसके बदले उनको क्या मिल रहा है? उनको अरावली पर्वत मिल रहा है जी, इसलिए दे रहे हैं। उनको हवाई अड्डे मिल रहे हैं, उनको कौड़ियों के भाव में सरकारी एयरलाइंस मिल रही है, उनको सब कुछ मिल रहा है, और टैक्स में छूट मिल रही है। देश को लूटने का पूरा माइनिंग से लेके हर चीज, उनको देश को लूटने का लाइसेंस मिल रहा है। इसलिए ये तो घूस देने का नया मैकेनिज्म है कि वो ट्रस्ट बना के घूस दी जा रही है और प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, चंदा दो धंधा लो। तो अगर ये चंदा लो धंधा लो की नीति पे अगर ये देश का कॉर्पोरेट चल रहा है, और वो बाध्य कर रहा है ऑपोजिशन को कि आप हमारे खिलाफ नीतियां बनाओ, तो राहुल गांधी अगर वो कहते हैं अडानी अंबानी, तो वो क्या गलत कहते हैं? जब अडानी अंबानी ने तय कर लिया है कि उनके पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा समय के अंत तक सत्ता में रहने वाली है, मोदी जी अमर हैं, 500 साल तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, तो अगर कॉर्पोरेट ने तय कर ही लिया है, तो अभी इस देश की राजनीति को उन्होंने तय कर दिया है कि देश का विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कैसी राजनीति करे। ये इसी चंदा के तरीके से ये तय हो गया है। जी राजीव जी बिल्कुल। पंकज जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं एक तरफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक तरफ आप मनरेगा खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरावली को खत्म कर रहे हैं, सब तरफ आप खत्म करने की बात करते हैं। प्रफुल्ल जी, आऊँगा आपके पास आने से पहले मोदी जी की बाइट जरूर सुनाना चाहूँगा, फिर आपके पास आता हूँ, लेकिन और इसलिए क्योंकि कुछ झूठ जो है वो बेनकाब भी होना चाहिए। आपके पास आता हूँ प्रफुल्ल जी, लेकिन पंकज जी, कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, पिछले 10 साल में अरावली पर्वत को लेकर मैंने कम से कम 50 लेख लिखे होंगे। मैं याद दिलाऊं कि लगभग 5 साल पहले हरियाणा विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव लाकर हरियाणा की सीमा में जो अरावली का आधार है उसमें माइनिंग को लीगल बनाने के लिए उन्होंने पंजाब के एक्ट का सहारा लिया था, वो वहां पर सफल नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरावली के संरक्षण के नाम पर फरियाबाद के पास में 5000 घरों का एक गांव, खोड़ी गांव को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था।
और उसके बावजूद गरीब का जब मसला था तो उन्होंने अरावली की जमीन पे अवैध कब्जों को लेकर यह कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ आज ये हवाला दे रहे हैं 2003 की एक रिपोर्ट का। रिचर्ड मर्फी का एक सिद्धांत है जो कहता है कि पहाड़ किसको माना जाए। वो 1968 का एक सिद्धांत है रिचर्ड मर्फी का। जब 2003 में बात आई थी तो वहां की राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी थी कि पहाड़ किसको माना जाए, लेकिन उसमें एक समस्या थी कि एक पहाड़ का इंक्लिनेशन यानी झुकाव क्या हो उस पर यह तय होगा। 2003 से लेकर 2025 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 8 बार सुनवाई हुई। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या कोई हनुमान जी आए थे जो 33 पहाड़ पूरे उठा के ले गए, 33 पहाड़ गायब हो गए अकेले राजस्थान में। ये जो अरावली है खेड़ ब्रह्म गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान हरियाणा होते हुए ये दिल्ली में जो जिसको हम लुटियन जोन कहते हैं, जो रायसीना हिल है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल उसका आखिरी कोना है। लेकिन अगर जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो कभी हजारों साल पहले जो अरावली है ये शिवालिक तक जाती थी, जो सहसरा नदी जहां से निकलती है सहारनपुर जिले और देहरादून के पास में। लेकिन यमुना के बहाव ने उस हिस्से को तोड़ा। इतनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को जब पिछले 15 साल में दिल्ली ने महसूस किया कि दिल्ली में एक तो गर्मी के दिनों में भी बहुत अधिक वायु प्रदूषण हो रहा है, दूसरा यह नासा की और इसरो की दोनों की जॉइंट रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि रेगिस्तान का जो विस्तार है पंजाब में बड़ी तेजी से हो रहा है। उसका एक कारण है भूजल का सूखना और दूसरा है डेजर्ट की मांग। देखिए अरावली पर्वत जो है एक पर्दा है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली रेतीली हवाओं को हरियाली वाले राजस्थान और दिल्ली को आने को रोकता है। अब अकेले ये नहीं है, वहां से सैकड़ों नदियां निकलती हैं, सरिताएं निकलती हैं। अब यदि हम पहाड़ी खनन और विकास की बात है, यदि हम 100 मीटर का दायरा मान लेते हैं तो जान के चलिए कि राजस्थान में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, वहां पे आप खनन का ठेका दे सकते हैं। और मजेदार चीज आप देखिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रहा है उसके 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यह बात आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम यहां बैठ के चाहे कुछ भी करते रहे, हमें जानकारी में है कि 50,000 रुपए महीने देकर अरावली के किसी भी इलाके में कोई भी 1 महीने मुफ्त में माइनिंग कर सकता है। यानी न तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ना माइनिंग डिपार्टमेंट का कंट्रोल था, ना पुलिस का कंट्रोल था। और 2 दिन बाद कोर्ट ने बोला कि चूंकि गवर्नमेंट का हलफनामा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया कि भाई जो 100 मीटर से कम की पहाड़ी है उस पर हम माइनिंग को अलाउ कर देंगे। अब आप देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट निराश था कि उसके आदेश का इंप्लीमेंटेशन राज्य सरकारों को करना ही नहीं है, तो उसने बोला कि जब करना है तो राज्य सरकारें इनकम करें या माफिया इनकम करे, जो कुछ भी हो। लेकिन अरावली का इस तरीके से नष्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं। आने वाले 10 साल में दिल्ली में गर्मी में लोगों का रहना मुश्किल होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा। एक चीज, पंजाब के 7 जिलों में लगभग 2030 बहुत पास में है, डेजर्ट की यह पोजीशन होगी कि वहां की बड़ी भूमि बंजर हो जाएगी। ये सरकारी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इस परिस्थिति में यदि केंद्र सरकार इस प्रकार के आदेशों पे रोक लगाने के लिए कोई परवाह नहीं करती है तो जाहिर है कि इसका उद्देश्य को इस पहाड़ी के जो बेस कीमती ग्रेनाइट से लेकर दूसरे मिनरल्स हैं वो अपने कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं। तो अरावली को लेकर हम यानी ये अरावली का मसला नहीं है। देखिए कोई भी जो प्राकृतिक संरचना है वो नष्ट होके भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क केवल इंसान को पड़ता है। जब नदी सूख जाती है
तो उसके किनारे रहने वाले लोग रोते हैं। जब जंगल कट जाता है तो उसके, मैं आपको एक उदाहरण और बताऊं इस सरकार का। कल परसों छत्तीसगढ़ विधानसभा में बताया गया कि 1250 कूपे यानी जो वन मंडल है उसमें कितने हजार पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई है। बस्तर में एक बहुत बड़ी चर्चा होती थी कि जब जब दादा हटते हैं वहां जंगल कटने लगते हैं। क्या यही कारण है? बड़े स्तर पर आप जब जंगल काट रहे हैं, आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि वहां पर जो आदिवासी लोग हैं उनके इलाकों में बाहरी दखल नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम इनका विकास ऐसे ही है, वो लोग ऐसे रहें। उनको जो नैसर्गिक है, उनके लिए जो पेड़ हैं, उनके लिए जो वनस्पति है जिस पर वो जीते हैं, उसको जीते रहें। लेकिन हमारे यहाँ जो विकास की पर्याय वो केवल कंक्रीट है। और उस पोजीशन में जब दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद हीट आइलैंड बन गए। हीट आइलैंड का मतलब है कि यहां पर जितना दिन का तापमान रहता है उससे अधिक रात का तापमान रह रहा है। और ऐसे में आप इस डिजास्टर को आमंत्रित कर रहे हैं। और ये अकेले पर्यावरणविद विरोधी दल इनका मसला नहीं है, गांव गांव का मसला है। गांव गांव जिनकी उस पर आजीविका चल रही है उनका मसला है। दूसरा मसला मैं इस पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि उनको अब बीजेपी के से चश्मे से नहीं देखा जाए। बिल्कुल नहीं देखते हैं। लेकिन आप बताइए कि आरएसएस जो एक गैर पंजीकृत संस्था है जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसने इतने सारे एसेट कैसे खड़े कर लिए? आप अमेरिका में सिस्को से स्पॉन्सर्ड आईडीआरएस से पैसा क्यों लेते हैं? वो किन किन नामों से लेते हैं और किन किन कामों के लिए लेते हैं? असल समस्या ये है कि एक नियम है कि यदि किसी फंडिंग का पैसा कोई भी संस्था राजनीतिक कार्य में इस्तेमाल करती है तो उसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी अलग होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता है और वो एफसीआरए नहीं ले सकता उस पोजीशन में। उस एफसीआरए को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। आरएसएस के आदमी के लिए बहुत स्पष्ट है, उनका मूल सिद्धांत है झट से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। मैं पंडित नेहरू की उस बात को फिर दोहराऊंगा, पर नेहरू जी ने बोला था कि यदि आरएसएस का आदमी बोले पूरब दिशा में जा रहा है तो याद रखना उसे पूरब दिशा की जगह छोड़कर बाकी 3 दिशाओं में तलाशना कि ये इतने झूठे हैं। तो मोहन भागवत जी को यदि शक्ति से इतना प्यार है तो अपने जो उन्होंने लठ वाले संगठन तैयार किए हैं 2-3 करोड़ लोग, उनसे सुरक्षा क्यों नहीं लेते हैं? वो सीआईएसएफ की सुरक्षा लेके क्यों घूम रहे हैं? रोज का 25 लाख रुपए उनकी सुरक्षा में खर्च होता है। उनको शर्म नहीं आती है? देश के लोगों की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा वो ये अपनी सुरक्षा पे खर्च करते हैं और शक्ति की पूजा करते हैं। वो तो दशहरे में शक्ति की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं जी। और उनका देश को योगदान क्या है? आप बताइए ना। हिंदू धर्म के योगदान की यदि मैं बात करूं तो आज तक विधवा विवाह, दहेज, शादियों में बेवजह खर्चा, लड़कियों की शिक्षा, किस मुद्दे पे आरएसएस ने आज की तारीख तक कोई अभियान, कोई आंदोलन चलाया है? इनका धर्म से भी कोई वास्ता नहीं है, समाज से कोई वास्ता नहीं है, संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है। एक चीज से वास्ता है, वो है झूठ बोलना। जी राजू जी। बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस से लेकर अरावली तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कल कोलकाता में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नादिया जिले में, वहां सभा करनी थी और कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करना शुरू कर रहे थे, लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं क्योंकि हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं मिली। कल आप लोगों ने इसी न्यूज़ पॉइंट में सुन लिया था, उनके भाषण को भी सुना। वो कलकत्ता से भाषण दिए और वहां पर गो बैक मोदी के बैनर पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन आज पहुंचे नरेंद्र मोदी जी असम, और असम में वो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर को और खासकर असम को कांग्रेस बाहर करना चाहती थी, हिंदुस्तान में मिलाना ही नहीं चाहती थी, पाकिस्तान को देना चाहती थी। पहले उनको सुनते हैं और ये इसलिए ज़रूरी है, और फिर आता हूँ प्रफुल्ल जी आपके पास, और इसलिए सुनना ज़रूरी है कि कम से कम जो झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश हो। आखिर आप यही झूठ बोल बोल के पिछले 12 साल से राज तो कर रहे हैं। बहुत सारे तथ्य जो हैं तथ्यात्मक रूप से लॉजिकली गलत है, लेकिन फिर भी देश की आधी आबादी उसी झूठ की तरफ बढ़ रही है।
नफरत का भंडार यहाँ खड़ा हो गया है, वो हम लोग देख रहे हैं। सुन लेते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सुनना पड़ता है। सुनिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर क्या आपको झूठ बोलने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? पहले सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी, और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो सुन रहे थे, ये कल का बयान है, कल का भाषण है मोदी जी का। और कल भी यहाँ जब नहीं उतर पाए, फिर कलकत्ता और उसके बाद फिर असम गए थे, और आज भी असम में थे और ये भाषण उन्होंने दिया। इस भाषण में जो था वो आपने सुन लिया, लेकिन सवाल ये है कि इससे भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को क्या अपने वोटरों को एकत्र करने, एकजुट रखने में मदद मिल पा रही है? और क्यों आज जब भागवत थे कलकत्ता पहुँचे, यानी ये साफ दिखाई दे रहा है प्रफुल्ल कोलखियान जी कि भागवत साहब और नरेंद्र मोदी जो प्रशांत जी कह रहे थे कि दोनों एक ही हैं, एक सिक्के के दो, एक हेड्स एक टेल्स, तो वही कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक ऐसे नैरेटिव्स ही सेट होंगे इस बार, या कुछ और है? विपक्ष क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, जरा उसको और विस्तार से बताइए। जी नमस्कार सभी को। देखिए, प्रशांत साहब ठीक ही बोल रहे थे कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे मेटाफर में कहता हूं। असल में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से उसी तरह से अलग है, या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से अलग है जैसे ही बिंब अपने प्रतिबिंब से अलग हुआ करता है, यानी कि आप छाया से अलग होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की छाया है, तो अलग तो होगी। छाया को जितना काटो पीटो, छाया को रक्त नहीं होता, छाया को कोई चोट नहीं पहुंचती, छाया में कोई टूटन नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी इनकी छाया है, और ये कोई आज नहीं इन्होंने कहा है। और ये आज़ादी के आंदोलन के जिसकी ये चर्चा कर रहे थे मोदी जी, इसके पहले ही आरएसएस ने कह रखा था कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, क्योंकि राजनीतिक संगठन होने से इनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता, उस राजनीति में भाग लेना होता। तो अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए इन्होंने अपने आप को कहा था कि नहीं नहीं, हम राजनीतिक संगठन नहीं है, और आज़ादी की लड़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं था। देखिए, एक इंटरव्यू में सर सवाल पूछा गया एक कैंडिडेट को कि आप झूठ बोलिए, तो उसने जवाब दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर किसी ने बोर्ड से आग्रह किया लेकिन आपको झूठ बोलना होगा, तो उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर बोर्ड इस निश्चय पर पहुंचा कि अवज्ञा कर रहे हैं, ये झूठ बोलने से इनकार करते हैं, तो आके इनको बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने कहा हुजूर, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैं झूठ नहीं बोलता, ये सबसे बड़ा झूठ था। ये जब बोलते हैं सत्य से इनका, जब इन्होंने इनकार किया है कि हमारा, हमने जो ये कहा है, जो सफाई दी है कि सत्ता का संघ का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, तो इन्होंने ठीक ही कहा, इन्होंने शक्ति से लेना देना है, और शक्ति प्राप्त करने के लिए जो भी करना होता है ये करते हैं। इनका झूठ सत्य से क्या रिलेशन है? कभी भी कहीं पर इनके तो डॉक्ट्रिन में लिखा ही नहीं हुआ कि सत्य से काम लेना है। ये तो हमेशा कॉन्स्पिरेसी को, ये हमेशा कॉन्स्पिरेसी को अपनी छोरी बताते हैं। देखिए, ये कैसी बात बोल रहे हैं, ये अविभाजित बंगाल, अविभाजित बंगाल का कब से ये हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हो गया। अविभाजित बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ये कैसे हो गया भाई?
ये कब हो गया? बंगाल का विभाजन एक बार हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 1905 में, फिर 1947 में, और फिर उसके पहले बीच में विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन बार बार होता है, 71 में हुआ। तो ये जिस चीज की, जिस गोपीनाथ बारदोलई की ये बात बोल रहे हैं, बारदोलई खड़े हो गए, कैप्टन बारदोलई, वो क्या संघ के थे? और ये जिस कैबिनेट मिशन की बात बोल रहे हैं एबीसी का, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? कैबिनेट मिशन ने जो 3 ग्रुप बनाया था एबीसी का, जिसमें आसाम को सी ग्रुप में रखा था, तो उसके खिलाफ आरएसएस ने कोई रेजोल्यूशन लिया था क्या? ये लोग तो सरकार बना रहे थे। तो इन्होंने किया कुछ नहीं, ये लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं। अब इनके झूठ को आप अगर रोकेंगे तो कितना रोकेंगे? और झूठ ही जब इनकी ताकत है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनके इसको नहीं, और झूठ को हम क्या पकड़े नहीं पकड़े। पश्चिम बंगाल में इनकी राजनीतिक गोटी नहीं चलेगी। जैसा अमरेंदु सर कह रहे थे कि हुमायूं कबीर तो इन्हीं का बंदा है, और अब जो दिन बीत रहा है तो बात साफ हो रही है। एक विधायक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया है कि वह बोल रहा है कि पूरा 294 सीट पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगा, और इतना तन के चल रहा है, और उसको समर्थन कहाँ से मिल रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसके क्या नजदीकियां हैं, क्या गुपचुप कहानियां हैं? ये तो यहाँ के लोग तो सारी बातें भीतर से समझ रहे हैं, लेकिन सारी बातों को समझते हुए भी जैसे छाया का कोई निशान नहीं रह जाता है, छाया का कोई निशान नहीं रह जाता है। अब जमीन पर चलें तो हमारे कदमों के निशान तो हो सकते हैं, लेकिन छायाओं का कोई निशान नहीं होता। ऐसे ही इनके झूठ का भी कोई निशान नहीं होता। ये तो कह लीजिए कि आजकल डिजिटल जमाना है, कुछ बातें इनकी पकड़ में आ जाती है, हम लोग इनको सामने रख देते हैं। तो इस तरह से ये बात करें, जिस ढंग से हमारे अरावली को लेकर जिस ढंग से संघर्ष चल रहा है, 700 किलोमीटर का इसका क्षेत्र है, और पूरा का पूरा पर्यावरण नष्ट कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को जिस ढंग से प्रस्ताव ये लोग दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से इनकी बातों को मान ले रहा है, अपने आप में ये बड़ा संकट है। और सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से इनको न्यायिक स्क्रूटनी की जानी चाहिए थी, इनकी मंतव्यों की, इनकी इच्छाओं को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में उस तत्परता से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं जमीन पर। कई ऐसे मामले हैं पश्चिम बंगाल में ही, मान लीजिए कि ऐसे कई केस हुए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अपने हाथ में लिया। आप आरजीकर का मामला जानते ही हैं, नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। बिना मतलब के हंगामा को मतलब इतनी ऊंचाई दी गई कानूनी रूप से। राजनीतिक उसका जो हो रहा था सो हो रहा था, वो अपनी जगह था, लेकिन ये घटना की निंदा सभी कर रहे थे। और जिस प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री उसमें हस्तक्षेप करके और उस स्थिति से निपटने का मुकाबला कर रही थी, निपटने का प्रयास कर रही थी, राजनीतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी, तो उसको अंततः रास्ता तो वही हुआ। और वो अपराधी जो पकड़ा गया था उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जितना हंगामा इन लोगों ने खड़ा किया, क्या संदेश खाली हो, ऐसे हर मामले में, या मुर्शिदाबाद में अभी जो हुआ था कुछ दिन पहले वक्त को लेकर के, तो कई सभी जगह ये खड़ा करना चाहते हैं। ये शांति ये चाहते ही नहीं है, और शांति नहीं चाहते हैं, इसका जो नतीजा होता है वो होता है। इसलिए संघ को बीजेपी से अलग करके सोचा ही नहीं जा सकता है। अगर इसे लड़ना है तो सीधे आरएसएस से ही लड़ना होगा। और अब जिस ढंग से ये सफाई दे रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही है, इनको लग रहा है, आपने ठीक ही कहा, इनको लग रहा है कि सत्ता इनके हाथ से जा रही है। इसके पहले कि नाव डूबे, ये नाव से अपने आप को किनारा करना चाहते हैं। हालांकि ये तो छाया है, ये तो डूब ये रहे हैं। इनको लग रहा है कि छाया डूब रही है, छाया नहीं डूब रही है, ये खुद डूब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं डूब रही है, आरएसएस खुद डूबने के कगार पर है। और उसकी स्वीकार्यता का सवाल जो टंडन साहब कह रहे थे, प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, ये तो शुरू से ही बना हुआ है। संदेह की दृष्टि से लोग हमेशा देखते हैं। और घर परिवार में कार्यकर्ता जो इनके जाते थे, प्रचारक जो जाते थे, वे घर परिवार में किस तरह से रहते थे, तो जिनके यहाँ लोग रहते थे उनको पता है, और इनको किस तरह से विदा किया जाता था। तो इनके ग्रिप में एक बार आ जाने के बाद, इनके चंगुल में एक बार आ जाने के बाद, जिसे ये संगठन का विस्तार कहते हैं, वे संगठन का विस्तार नहीं, वो पकड़ होता था। 100 साल में 90 साल की लड़ाई करते हुए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने भारत को आजाद कर दिया इतने कम समय में। 100 साल में तो ये अपने अराजक स्थिति से भी बाहर नहीं निकल आए। और आज इन्हें संस्कृत की शब्दावली का, अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बोलते हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं भाई? आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्विस टैक्स देते हैं क्या?
आपका कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। जो मन में आता है सो बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी बोलता है कि दुनिया का सबसे बड़े एनजीओ है। तो कुछ इनके झूठ का पता नहीं, कुछ ये करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को जरूर ये गर्म करना चाहते हैं, असम की राजनीति को गर्म करना चाहते हैं। और जिस प्रकार का दबाव ये बना रहे हैं एसआईआर वगैरह के माध्यम से, देखिए कि एसआईआर का तो अभी तक मामला जिस ढंग से हल होगा पश्चिम बंगाल में तो स्थिति उसके भयावह है। 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं, ऐसा बताया जाता है। कोई साधारण नाम नहीं है। अब तो चीख तो जोगी जी की भी निकल रही है, वो भी बता रहे हैं कि गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस शासन ने बहुत भयावह बना दी है और संविधान के दायरे में रह करके ये चलना जानते ही नहीं है। ये अपने लिए एक झूठ का दायरा बनाते हैं, ये फरेब करते हैं और उनके फरेब को ही ये बोलते हैं कि यही सच है। अभी जिस प्रकार की स्थितियां चारों तरफ विकसित हो रही है, हमारे बांग्लादेश में भी एक छोटी मोटी घटना को इतना बड़ा इशू बना देते हैं और इतनी बड़ी बात करने लगते हैं, जैसे लगता है कि सारा कुछ हो गया। अब पड़ोसी राज्यों से भी इनका जैसा रिलेशन होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ वैसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है सर कि ये मध्यावधि चुनाव की तरफ ये जाने की पुरजोर कोशिश हाना में लगे हुए हैं। और पहले भी मैंने कहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलेगा। और वहाँ एक अलग किस्म का संघर्ष है। जो कार्यकारी लाए हैं, ये कितना दिन टिकेंगे, कैसे टिकेंगे, ये अलग बात है। इसलिए भारतीय जनता आपने ठीक ही कहा, जो संघर्ष ये किनारा कर रहे हैं, ये किनारा कर रहे हैं, लेकिन ये किनारा लगा नहीं पाएंगे नाव को। नाव डूबेगी वहीं जहाँ पानी बहुत कम ये आंक रहे हैं। एक शेर है, कश्ती डूबी गम उसका न था, लेकिन डूबी वहां जहां पानी बहुत कम था। तो बहुत कम पानी में ये लोग डूबेंगे, इनकी कश्ती डूबेगी, इसके पूरे आसार हैं। और बंगाल से तो वो खेला शुरू हो ही जाएगा। बंगाल में उनको पता चल जाएगा कि नागार्जुन ने कविता लिखी थी, पियो संत हुगली का पानी, पियो संत हुगली का पानी। तो हुगली का पानी पिए हैं, अभी इनकी राजनीति पिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर जी प्रशांत जी, एक बार फिर आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए इस राजनीति को अभी, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव है, रोज भाषण नरेंद्र मोदी देंगे और शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष ने अभी तक कोई शुरुआत नहीं की, लेकिन मोदी जी लगे हुए हैं, शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी। और इन सब के बीच एसआईआर, मुद्दे बहुत हैं। मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया, महंगाई। अब एक ट्रेंड को देखिए, अब वो चिंता नहीं है कि सामने चुनाव है, 10 रुपये भी बढ़ा दिए तो इससे जनता के ऊपर बोझ बढ़ने के कारण हमारा वोट बैंक खिसकेगा। पहले आप सोचिए, याद कीजिए कि 5 पैसे भी अगर कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए, चाहे रेलवे का किराया बढ़ जाए, तो हाहाकार मच जाता था। हाहाकार आज भी मचता है, लेकिन वो खबरों में नहीं आता है। और डर उस समय होता था, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे अभी पिछले 6-8 महीने में, और खासकर बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद से ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष के ऊपर से जनता का डर खत्म हो रहा है। और ये जो डर खत्म होना इस देश के लोकतंत्र के लिए कितना डरावना है, जरा ये आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, ये जो एसआईआर हो रहा है और इसमें जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता कट जाएंगे। कल मैंने बताया था कि दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी इतने सारे लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मताधिकार से हटाया नहीं गया, मताधिकार छीना नहीं गया। और यही कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब इन्होंने ये सोच लिया है कि अब एसआईआर के जरिए हम एक कस्टमाइज वोटर लिस्ट बना रहे हैं और उस कस्टमाइज वोटर लिस्ट में वो हारेंगे नहीं, वो बिहार जैसे नतीजे आएंगे। और कुछ पत्रकार भी मिलेंगे जो उनको बाद में लहर दिखाई देगी। तो बंगाल में भी बहुत से लोग जाएंगे, हम लोगों से पहले या हम लोगों से बाद में, और वो बंगाल में घूमेंगे और वो बताएंगे कि यहाँ पे कैसे ममता बनर्जी का स्थिति मजबूत है, कैसे बीजेपी यहाँ पे स्थिति खराब है बीजेपी की, कैंडिडेट गांव में नहीं घुस पा रहे हैं वगैरह। और उसके बाद जब एसआईआर से बीजेपी जीत के आएगी तो वही पत्रकार ये भी कहेंगे कि
हमने तो देखा था लहर थी बीजेपी की, नतीजों के बाद उनको लहर दिखाई देगी। ये जो भरोसा है मोदी, वो भरोसा SIR पे